हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 9 हिंदी के एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं। उसमें हम देख चुके हैं कि हिंदी में जो इम्पोर्टेंट जो हमारा क्षितिज भाग 1 है, इसका काव्य खंड, इसके जो पाठ हैं, पाठों पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हम देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे इसके पद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, परिचय, भक्ति काल, आधुनिक काल, है ना। और इसमें से जे सारे चीज कवि परिचय हम पढ़ेंगे, है ना, भावार्थ पढ़ेंगे, प्रसंग संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या, ये सारे चीज पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आना है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये 17 नंबर का आना है। इसमें से क्वेश्चन यानी कि जो प्रश्न आपके जितने भी आने वो हम कवर चुके हैं, कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा पद्य साहित्य। तो देखिए ध्यान से, आपको लास्ट तक रहना है और पूरी वीडियो देखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा पद्य साहित्य। और पद्य साहित्य में सबसे पहले देखिए क्या है, पद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, भक्ति काल एवं आधुनिक काल। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ और किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है। देखिए पिछली बार की अगर बात करें तो पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो देखिए 2023 में पूछा भी गया है। तो नाम लिखना है आपको। तो नाम कितने हमारे 4 काल में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, जिसे पूर्व मध्य काल कहते हैं और जिसे उत्तर मध्य काल कहते हैं। और ये यहाँ इसका समय दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ना है, भक्ति काल में भक्ति के कौन कौन से दो रूप हैं। तो देखिए निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में क्या होता है, जो भगवान के आकार को नहीं मानते उनको हम निर्गुण भक्ति के लोग कहते हैं। और जो भगवान के स्वरूप या कहें तो आकार या कहें तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं उनको हम सगुण भक्ति के लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जाए कि निर्गुण भक्ति भाव, ऐसे भक्ति का के काव्य को दो धाराओं में विभाजित किया गया है, कौन कौन सी, तो निर्गुण और सगुण, ठीक है। अब देखिए निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं कौन कौन सी, ज्ञान मार्गी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, कबीरदास। और प्रेम मार्गी शाखा, इनकी जो भी भक्ति शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, जायसी। ठीक है। आपकी निर्गुण भक्ति भी दो प्रकार की है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। अब आते हैं अपन कहाँ, अब आते हैं सगुण भक्ति। तो ये भी दो प्रकार की है। इसमें से एक राम भक्ति शाखा के हैं, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हो जाएंगे। और एक कृष्ण मार्गी शाखा के हैं, इसके प्रतिनिधि कवि कौन से हो जाएंगे, सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, ध्यान रखना दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा जाना है, तो आपको दो विशेषताएं याद करनी है बस। पहली, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है: नंबर 1, भक्ति भावना की प्रधानता। और नंबर 2, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। और एक आध और कर लो, काव्य सृजन का उद्देश्य केवल स्वतः स्वांत सुखाय ही था। धर्म, जाति, साहित्यिक विधाओं एवं काव्य स्वरूप में समन्वय की भावना। ये इनके कुछ पॉइंट है, आप याद कर लेना, दो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपको इसमें से क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। तो देखिए दोस्तों, जी कवि हैं, इनकी रचनाएं आप याद कर लेना, जी पूछी जाती है। और दोस्तों पेपर में बहुत अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि इसमें से पूछी जाती है, छोड़ के नहीं जाना, ध्यान रखना। तुलसीदास, जैसे इनकी ये रचनाएं लिखी हैं, सूरदास, मीराबाई, रसखान और नरोत्तम दास, जी आपके सगुण भक्ति धारा यानी कि भगवान की मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले जो कवि हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए देखिए जी है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भक्ति काल के काव्य की दो विशेषताएं लिखकर दो कवियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, सबसे पहले तो इसकी दो विशेषताएं, भक्ति काल के कवियों ने साकार एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना से संबंधित कविताएं लिखी। नंबर 2, इस काल की दो कविताओं में समाज को आध्यात्मिक और सदाचार की प्रेरणा दी गई है। इस काल के दो प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी और विनय पत्रिका लिखी। और तथा मीराबाई हैं, जिन्होंने राग गोविंद तथा राग सोरठा के पद लिखे। तो जी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इसको भी पढ़ लेना, कि दो महाकाव्य के नाम उनके रचनाकारों सहित लिखिए। तो दो महाकाव्य रामचरितमानस अपन को पता है तुलसीदास जी ने लिखी है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। अब आगे करना है आपको, ध्यान से देखिए।
और दोस्तों जी मैं परीक्षा अध्ययन से बता रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो आप उसमें टिक मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जी मैं बता रहा हूँ, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है, पूरे पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला है प्रगतिवादी काव्य की विशेषता लिखिए। तो दो विशेषताएं कोई भी आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाना, ठीक है। अगला है देखिए, ये 23 में पूछा गया है, नई कविता की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो ये सारी विशेषताएं दे रखी, नई कविता के जो कवि हैं इनके नाम दे रखे, तो ये आप याद करके जाना है। अब आते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो ये आपको सारे पढ़ना है क्योंकि इनमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। इधर देखिए ये दे रखे, ये पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण से माना गया है तो भक्ति काल को माना गया है। देखिए 2023 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से पढ़ के जाओगे। तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है, तो अपन को पता है इसमें से राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है ना। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो सूरदास जी है। मैथिली शरण की गुप्त की रचना क्या है, पंचवटी, अपन को पता है पंचवटी, ठीक है। तो जिस सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे, जैसे कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, है ना। सारे क्वेश्चन आप पढ़ते जाओगे, इनके सारे के आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये दे रखे हैं। यहाँ आपको खालिस्तान दे रखे हैं, इनके आंसर इधर है, देखिए ध्यान से। ये सारे खालिस्तान है और इनके सभी के आंसर ये दे रखे हैं, ठीक। अब आगे देखिए ध्यान से, ये सतसत है, सतस के आंसर दे रखे हैं। आप पढ़ लेना इनको अच्छे से, याद कर लेना क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जोड़ी दे रखी है और ये आपके एक वाक्य में उत्तर दे रखे हैं, ठीक। अब आते हैं हम कहाँ, काव्यखंड की परीक्षा उपयोगी पद्यांशों के संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य। दोस्तों जी पूछा जाता है और अच्छे से आपको याद करके जाना है। मैं बता दे रहा हूँ इंपोर्टेंट कौन से हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। तो दोस्तों आप देखिए ध्यान से कौन कौन से इंपोर्टेंट है, मैं बताते जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले इंपोर्टेंट वाला है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो दोस्तों आपको इसमें से याद क्या करके जाना है, मैं वो बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले संदर्भ याद कर लीजिए। और अगर आपसे एक बात बताऊं, तो आप एक चार्ट बना लीजिए। उस चार्ट में क्या लिखिए आप, एक साइड कवि या लेखक के नाम लिख लीजिए उस, और दूसरी साइड उसके जो पाठ का नाम रख लीजिए, ताकि आपको याद हो जाएंगे सारे। और फिर आप इनको पढ़ोगे तो आपको जो संदर्भ आता है वो लिखने में बड़ी सरलता होगी। देखिए जैसे इसमें आपका जैसे जे वाला संदर्भ दिया है, जिस सभी में होगा, इस पाठ के सभी जो भी आपको पद्यांश दिए होंगे उन सब में यही वाला संदर्भ काम करेगा। प्रस्तुत साखी दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के सखिया शीर्षक से अवतरित है, इसके कवि कबीर है, कबीरदास जी है। तो जे वाला आप किसमें लिखोगे, इसमें लिखोगे, ठीक है। और जे आपका प्रसंग दे रखा है, जे भावार्थ दे रखा है, और जे काव्य सौंदर्य दे रखा है, ठीक है। अब अगला महत्वपूर्ण है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरे भरिया, साधु निंदा सोई। मतलब जे आपको देखे क्या दिया है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, यानी कि ऊंचे कुल में जन्मने से कुछ नहीं होता है। जे करणी ऊंच ना हो, यानी कि आपके कार्य या आपके कर्म ऊंचे ना हो। सुबरन कलश सुरे भरिया, साधु निंदा सोई, मतलब आप चाहे कुछ भी करते रहिए, अगर साधु निंदा करते हो तो कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आप मतलब तरीके से इसको करके जाओगे। जे आपका संदर्भ वही वाला जो मैंने बताया है वही वाला काम करेगा इसमें, क्योंकि उसी पाठ से है। जे प्रसंग है, जे भावार्थ है। प्रसंग का मतलब होता है जी इसका किसके बारे में चर्चा चल रही है और इसका अर्थ क्या है, तो वो भावार्थ में लिखा जाता है। फिर आते हैं जी काव्य सौंदर्य आपके। तो काव्य सौंदर्य में क्या है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें कोई अलंकार वगैरह या छंद वगैरह का प्रयोग किया गया है, तो वो आपका काव्य सौंदर्य में आता है, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट है जो आपका इधर आ जाएगा, देखिए बाघ वाले पाठ से है, मैं बता दे रहा हूँ। ये है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। अब इसका संदर्भ क्या है, तो संदर्भ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या है, यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक के बाघ पाठ से लिए गए, इसकी कवयित्री ललद्ध है, ठीक है। तो बस जे आपका हो जाएगा। और जे आप प्रसंग दे रखा है, जे भावार्थ दे रखा है, और जे आपका काव्य सौंदर्य दे रखा है, तो इसको आप पढ़ लोगे। अब अगला महत्वपूर्ण पद्यांश है, या लकटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराई विसारो, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ए कलधौत के, धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर अच्छे से पढ़ के जाओगे। इसका संदर्भ की बात करूं तो मैं देखिए ध्यान से, जे वाला है
प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के सवैये शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके कवि कृष्ण भक्त रक्षक खान है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसके सारे प्रसंग दे रखे हैं। ये प्रसंग है, ये भावार्थ है, और ये आपका दे रखा है काव्य सौंदर्य। ठीक, इसको पढ़ के जाना क्योंकि पूछा जाता है। अब अगले आता है, और ये है कैदी और कोकला। इम्पोर्टेंट है, इसके आपको लगभग जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो तो पढ़ना ही है, और अगर आप अपनी तरफ से पढ़ना चाहो तो इसके सारे पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से तो हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी है। देखिए, इसका पहला है, जितने इसमें पूछा भी गया है। क्या है? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रवाह गहरा है, हिमकर निराश कर चला, रात भी काली है ना, इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो हमारे क्या कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, वो जेल में कैद है, और कैद कैद में ही वो एक कविताएं लिखते हैं, और कोयल पर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की कैदी और कोकला कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी है। प्रसंग में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कवि कोयल से रात्रि में अचानक कुहकने की वजह पूछते हैं, और अपनी जेल की दुख भरी स्थिति बताते हैं। ठीक है, ये आपका भावार्थ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, और ये हंस काव्य सौंदर्य है। ठीक है, दूसरा इनका है, देखिए मैंने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अगर इनका अच्छे से सारे पढ़ लोगे तो और बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू पर चरक चू जीवन की तान, है ना, गिट्टी पर अंगलियों के लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। तो दोस्तों, संदर्भ आपको वही वाला करना है, जे वाला प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की कैदी और कोकुला कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी है। प्रसंग आपको यहाँ से पढ़ लेना है। देखिए, ये प्रसंग दे रखा है, ये भावार्थ दे रखा है, और यहाँ आपके काव्य सौंदर्य दे रखे हैं। अब ये तीसरा आता है। ठीक है, ये तीन तो आपको अच्छे से करना ही है, बाकी अगर आप पूरे पढ़ लो तो बहुत और बेहतर रहेगा। ठीक है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोहे श्रृंखला काली, पहरे की हूँ खुद की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, है ना। तो है, उसी के ऊपर लिख रहे हैं, कोयल के ऊपर कविवर, और संदर्भ भी आपका वही हो जाएगा, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आपका जी प्रसंग दे रखा है, और जी भावार्थ, और जी काव्य सौंदर्य। दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आप करके जाना। ठीक है, और फिर अगला आता है हमारा ग्राम श्री और सुमित्रा नंदन पंत। इसके कौन है? कवि है। इसका इम्पोर्टेंट वाला है, कौन सा है? रजत, अब रजत स्वर्ण मुंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो इसका अब मैं संदर्भ बता दूं, तो संदर्भ में यही बता देता हूँ, क्योंकि यही पहले वाले में दिया रहता है इसमें। ठीक है, बाकी सब में पूर्वत लिख देते हैं वो। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के ग्रामश्री पाठ से लिया गया। इसके कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, अब यहाँ आपका प्रसंग दे रखा है, और यहाँ आपका भावार्थ दे रखा है, और जिस काव्य सौंदर्य। देखिए दोस्तों, अगर आपकी बात करें तो जो भी सुमित्रानंदन पंत हैं, उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो प्रकृति पर लिखी हैं, इसलिए इनको प्रकृतिवादी कवि कहा जाता है ना। और इनके बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अगला है मेघ आए। तो मेघ आए में आपका पहला ही वाला है, मेघ आए बड़े बंटन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, वाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंटन के समर के। तो इसके संदर्भ में क्या कहेंगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मेघ आए शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रसंग आपके सामने है, इसको पढ़ लेना,
और भावार्थ दे रखे हैं, और इधर आपका आता है काव्य सौंदर्य, और यहीं पर मिल जाता है हमें दूसरा पद्यांश। तो दूसरा पद्यांश क्या है? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस वाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट ओ किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इसमें संदर्भ वही वाला हो जाएगा आपका, प्रसंग भावार्थ आप सब पढ़ लोगे, और काव्य सौंदर्य। फिर आगे आते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे वाले में पार्ट में एक वाला आपका जी इम्पोर्टेंट है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि संसार सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका संदर्भ अगर बात करूं तो इसके पूर्वत वाला पढ़ लेते हैं। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ से लिया गया। इसके रचनाकार राजेश जोशी जी हैं। बाकी सब आपके सामने है, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। दोस्तों, तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, और अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? कवि परिचय। क्या पढ़ेंगे? कवि परिचय पढ़ेंगे, और देखेंगे कौन कौन से कवि हैं वो इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ तक वीडियो अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे चल के आपके काव्यखंड के प्रश्नोत्तर हैं जो मैं सारे इम्पोर्टेंट करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में वीडियो डली हुई है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और हाँ, वीडियो को शेयर भी करना है, और अच्छा प्यारा सा एक कमेंट भी लिखना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।